हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस एंड तक देखते होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड या बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर के एक नए पेपर या सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, वैसे अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये पेपर सेकंड है, जिसका नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसका कोड है EDU 02। ये एक थ्योरेटिकल पेपर है और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा। एक बार क्विक प्रीव्यू देख सकते हैं कि इसमें हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत ही अच्छी अच्छी चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो जो भी क्लासेज आप लोगों को मिली उसे प्लीज आप इन तक देखें। इससे क्या होगा कि आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा और साथ ही साथ पीडीएफ की आपको कोई चिंता नहीं करनी है। बस आपको जो पढ़ाया जा रहा है बस उसको ध्यान से सुनना है। आप देख सकते हैं, अगर इसको इंग्लिश में बात किया जाए तो अगर मैं आपको बता दूं, शिक्षण जिसको इंग्लिश में टीचिंग कहते हैं, अधिगम जिसको लर्निंग कहते हैं, लर्निंग को ही हिंदी में हम अधिगम कहते हैं, सिद्धांत जिसको थ्योरी कहते हैं, तो इसको आप कह सकते हैं थ्योरी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये दोनों एक साथ है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पेपर में जो आपका ये पेपर है, इस पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है, मतलब इसके कंटेंट विषय वस्तु क्या है। सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, जो पहली यूनिट है वो यह है शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य से संबंधित। दूसरी यूनिट संप्रेषण कम्युनिकेशन से है, शिक्षण के सिद्धांत से है, शिक्षण के सूत्र से है, शिक्षण के प्रविधियों से है, शिक्षण के नवीन विधाओं से है, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशलों से है, अपेक्षित अधिगम स्तर से है, और जो लास्ट इसकी यूनिट है इस पेपर की वो है शिक्षण अधिगम सामग्री प्रकार विशेषताएं निर्माण प्रयोग तथा रख रखाव में सावधानियां। तो ये बेसिकली बहुत ही मतलब सिंपल है, ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप इसको टफ समझेंगे। चलिए हम लोग आज की क्लास में यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का जो पेपर का नाम है वो आप देख सकते हैं। यूनिट फर्स्ट जो है, इस चैप्टर का नाम जो है वो है शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य, मीनिंग एंड एम ऑफ टीचिंग। तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो आप देख लीजिए। पहले पढ़ेंगे कि शिक्षण का अर्थ क्या है, मतलब मीनिंग ऑफ टीचिंग। फिर शिक्षण का व्यापक और संकुचित अर्थ क्या है, इसका वाइडर मीनिंग क्या है वो भी देखेंगे। इसके बाद जो उसकी नैरो और ब्रॉडर मीनिंग को देखेंगे। शिक्षण की परिभाषाओं को पढ़ेंगे कि परिभाषाएं क्या है शिक्षण की। साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तम शिक्षण की विशेषताएं क्या है, जिसको हम उत्तम शिक्षण कहते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं और शिक्षण में प्रयुक्त प्रमुख क्रियाकलाप क्या होते हैं। आपको इस जो ये क्लास हम लोग करेंगे इसमें आपको दो वर्ड बार बार आएंगे, एक आएगा शिक्षा, दूसरा आएगा शिक्षण। और इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी भूमिका देख लेते हैं, तब उसको समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हम सभी जानते हैं कि शिक्षा जो है राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है। जब आप भी एग्जाम में लिखें, जब पूछा जाए शिक्षा की परिभाषा या शिक्षा संबंधी शिक्षण, तो ये थोड़ा सा आप लिख दें उसमें स्टार्टिंग में, इससे लगता है इम्पैक्टफुल आपका आंसर हो जाता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने देश के भावी कर्णधारों को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका से परिचित कराते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संचालित करने वाले केंद्र के रूप में विद्यालय की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। ये एक भूमिका है कि शिक्षण क्या है और अभी क्या नहीं है, मतलब ये एक भूमिका है। अब आप समझ लीजिए, हम दो वर्ड का बार बार जो यूज करेंगे वो होगा शिक्षा और शिक्षण। इनमें अंतर क्या है और इनमें समानताएं क्या है। शिक्षा का मतलब एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं एक विस्तृत अर्थ हो जाता है, जिसमें शिक्षण और अधिगम दोनों साथ साथ चलता है। ये इसका मतलब क्या होगा, इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। आप ये कह सकते हैं एजुकेशन, देखिए अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूँ, कुछ चीजें क्या होती हैं कि हिंदी में आप लोग हो सकता है पहली बार सुन रहे हो तो थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन उसमें कंफ्यूज नहीं होना। शिक्षा, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन, और इसी एजुकेशन को हिंदी में शिक्षा या विद्या भी कहते हैं। तो ये भी कंफ्यूज मत होइएगा कि विद्या क्या होती है, ठीक है, ये सेम है। और शिक्षण क्या होता है कि जब उसी के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि उसके अंतर्गत होने वाली चीज ही शिक्षण है। मतलब शिक्षा एक बड़ा, एक कह सकते हैं एक बड़ी थाली है, एक बड़ा बर्तन है, जिसके अंदर शिक्षण होता है, अधिगम होता है, अभिप्रेरण होता है, ढेर सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो
शिक्षण या शिक्षा को प्रभावित करती हैं या शिक्षा प्रदान करने में सहायक होती हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो ये शिक्षा शब्द है ये आया कहाँ से। तो जो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है वो शिक्ष धातु से हुई है, संस्कृत के। आप सभी लोग को पता है कि हिंदी जो है संस्कृत से ही निकली है, तो बहुत सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत से ही लिए गए हैं। और उसमें शिक्ष का जो अर्थ है वो है सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले आप यही लाइन लिखेंगे, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लिखेंगे शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है। और शिक्ष धातु का अर्थ क्या है? वो है सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। इतना आप समझ गए होंगे। अब हमें देखते हैं कि शिक्षण का अर्थ क्या है। अभी हमने शिक्षा देखा, ध्यान रखिएगा। शिक्षण का अर्थ क्या है? टीचिंग किसको कहते हैं? यहाँ पे लिखा है मीनिंग ऑफ टीचिंग को हम पढ़ेंगे। विद्यालयों में सीखने सिखाने व पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया सामान्यतः शिक्षक द्वारा ही संपन्न की जाती है और इसे ही शिक्षण कहते हैं। ये बहुत ही सरल और कामचलाऊ डेफिनेशन है। कामचलाऊ क्यों है इसको समझ लीजिए। अगर आपको बताना होगा शिक्षण क्या होता है, तो अभी तक ये है क्या कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ये पूरा चैप्टर आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये सिर्फ चाहे आप डीएलएड कर रहे हो, चाहे आप बीएड कर रहे हो या एमएड कर रहे हो, ऐसे कोर्सेज में कराया जाता है। आपको बता दें कि मैंने ढेर सारी वीडियोस, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का ही पार्ट है, तो मैंने बीएड और एमएड एंट्रेंस के लिए क्लासेज ली हैं। अगर आप इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का हमारे चैनल ऑनलाइन प्रेप पे, उसमें आप देख सकते हैं। इसमें और बिल्कुल डिटेलिंग में है। ये आप लोगों का कंसाइज कोर्स में ये चैप्टर है, इसलिए इसमें बहुत ही बेसिक चीजें सिर्फ दी गई हैं। तो अगर आपको अभी तक जो जानकारी थी कि शिक्षण क्या है, तो आप यही मान रहे थे कि जो स्कूल में एक एक्टिविटी होती है पढ़ने पढ़ाने की, उसी को हम शिक्षण कहते हैं। अब देखिए आगे, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। आपको अगर ये पूछा जाएगा, ये सामाजिक भी है और इसके साथ और भी ढेर सारी प्रक्रियाएं हैं। जैसे ये उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, उद्देश्य के साथ की जाती है। ये एक व्यावसायिक प्रक्रिया हो गई है आज के समय। तो अभी के लिए बस ये जानिए, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से अपने छात्रों तक ज्ञान कौशल व्यवहार दक्षता को पहुंचाने का कार्य करता है। देखिए, शिक्षण क्या है? शिक्षण एक व्यवहारिक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें कोई भी शिक्षक, वो आप ही हैं, आप भी हैं शिक्षक अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं, और सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से, मतलब सबको एक साथ लेकर, आप ये कह सकते हैं कि समाज के साथ चलकर, समाज के विपरीत नहीं, समाज के साथ अपने छात्रों को ज्ञान, नॉलेज, कौशल, स्किल, व्यवहार, बिहेवियर और उसमें दक्षताएं, स्किल ही आ जाता है यहाँ पे, टैलेंट हो गया, को पहुंचाने का कार्य करता है। उसी को हम शिक्षण कहते हैं। ये एक अच्छी डेफिनेशन हो सकती है। आगे देखिए, अभी और डेफिनेशन हमें पढ़नी है आगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे चर्चा बिंदु लिखा है शिक्षा व शिक्षण का क्या अभिप्राय है, जो कि मैं आप लोगों को पहले बता दिया। शिक्षा शिक्षा जो है एक बड़ा स्वरूप है। शिक्षा आप कह सकते हैं मनुष्य के जीवन से लेकर उसके मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन शिक्षण जो है, इसको बेसिकली हम लोग जोड़ा जाता है स्कूली शिक्षा से, क्लासरूम टीचिंग, कक्षा शिक्षण से। शिक्षण को ये नहीं कहा जा सकता है कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। जब हम बहुत सारी ऐसी चीजें जानते हैं जो हम स्कूल में नहीं सीखे हैं, हम पहले से ऑलरेडी अपने परिवार में, अपने सोसाइटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में रह के सीखे हैं, तो वो शिक्षा हो गई। लेकिन शिक्षण क्या है? यूजली शिक्षण को हम लोग जोड़ते हैं किससे? जो हम लोग अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। मतलब आप एक कह सकते हैं कि शिक्षण जो है, जब अभिप्राय की बात कही जाएगी, तो शिक्षण जो होगा वो औपचारिक एक प्रक्रिया है। शिक्षा जो है ये औपचारिक भी हो सकती है, अनौपचारिक भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। इसको आगे पढ़ेंगे कि इन दोनों का मतलब क्या है। शिक्षा प्रक्रिया के कितने केंद्र हैं, ये अभी आगे हमें पढ़ना है। इन केंद्रों में आपसी सामंजस्य कैसे होता है। तो अब देखिए, यहाँ पे लिखा है कि चर्चा से प्राप्त बिंदुओं के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी, गत्यात्मक और अंतःक्रिया है। इसमें तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिध्रुवी मतलब का मतलब जो तीन ध्रुवों में के मध्य होती है, मतलब 3 पॉइंट, तीन आप कह सकते हैं कि 3 पॉइंट कह लीजिए, तीन ऑब्जेक्ट के बीच होती है। गत्यात्मक है, जिसमें परिवर्तन होता रहता है और ये कंटिन्यूअस चलती रहती है। और उसके साथ ही ये क्रियात्मक है।
अंतःक्रियात्मक मतलब ये दो या दो से अधिक लोगों के मध्य होती है। अगर मैं पढ़ाऊं किसी को और मेरे सामने जैसे मान लीजिए एक टीचर है, ठीक है, और ये बोर्ड पे पढ़ा रहा है, ठीक है, यहाँ अगर बच्चे ही ना हो, यहाँ कोई ना हो, तो वो शिक्षण नहीं कहा जाएगा। शिक्षण तभी कहा जाएगा जब वहां पे मिनिमम एक बच्चा बैठकर पढ़ रहा हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसको शिक्षण को सबसे पहले जब ये कंसेप्ट आया तो इसको द्विध्रुवी कहा गया कि जो शिक्षक और छात्र के बीच होता है, लेकिन धीरे धीरे कंसेप्ट बदलता गया, इसको त्रिध्रुवी अब चतुर्थ ध्रुवी भी कहा जाता है कि इसमें पर्यावरण और वातावरण को भी जोड़ दिया गया है। मतलब इसको हम ऐसे बनाएंगे, सारी चीजें सेम रहेंगी जो ऊपर है, बस यहाँ पे पर्यावरण ऐड हो जाएगा कि पर्यावरण का भी बहुत बड़ा रोल होता है शिक्षण में। अगर आप एक अच्छे पर्यावरण में पढ़ रहे हैं, अच्छे वातावरण में पढ़, पर्यावरण न कहकर वातावरण आप कहिए, वातावरण, तो अच्छे वातावरण में अगर हम पढ़ते हैं मतलब ये प्रभावित करता है। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ त्रिविमी तक है। अब वो त्रिविमी किनके मध्य होता है? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु। एक चीज हम लोग देखेंगे सबसे पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आराम से हमें समझेंगे, क्योंकि अगर आप ये समझ लेंगे तभी आगे की चीजें आपको समझ आएंगी। अगर यहाँ पे थोड़ा डाउट हुआ या थोड़ा कंफ्यूजन रहा तो आगे प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले शिक्षक मतलब जो पढ़ाने वाला है, टीचर, शिक्षार्थी जिसको आप लर्नर कह सकते हैं, और स्टूडेंट, लर्नर ही जैसे स्टूडेंट जो है वो एक तरीके का लर्नर है। तो आप इसको हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो लर्नर यूज करते हैं, ठीक है, लर्नर सीखने वाला। और तीसरा जो ध्रुव है वो है पाठ्यक्रम। मतलब अगर हमें अब आज के समय में कहना होगा कि शिक्षण क्या है, तो हम कहेंगे शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य होने वाली अंतर क्रियाएं को हम शिक्षण कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य होने वाली अंतर क्रियाओं को शिक्षण कहते हैं। अब देखिए जब हमें एक टीचिंग करानी होगी तो हमें एक टीचर की जरूरत पड़ेगी, आप सभी लोग जानते हैं। पढ़ाने वाले पढ़ने वाले की जरूरत पड़ेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि ये भी जरूरत पड़ेगी कि पढ़ना क्या है। पूर्व निर्धारित या कुछ ना कुछ ऐसी निर्धारित चीजें होंगी जिसपे बेसिस मतलब आप कह सकते हैं कि जिसके बेसिस पे वो प्रोसेस चलेगा। जैसे मान लीजिए अगर एक शिक्षक है और एक शिक्षार्थी है, एक पढ़ने वाला पढ़ाने वाला है, लेकिन उनको यही नहीं पता है, मतलब उनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, उनके पास कुछ ऐसा है नहीं कि वो क्या पढ़ाएंगे और वो बच्चा क्या पढ़ेगा, तो वहां शिक्षण नहीं कहलाएगा अधिक, मतलब इसको औपचारिक तौर पे। तो ये ध्यान रखिएगा, पाठ्यक्रम का मतलब एक निर्धारित, आप कह सकते हैं जैसे ये अभी हम लोगों ने पाठ की शुरुआत में हमने पढ़ा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो वो आपका पाठ्यक्रम हो गया जिसको आप कहते हैं सिलेबस। सिलेबस पाठ्य वस्तु जिसको कंटेंट कहते हैं, ठीक है। और इससे ऊपर होता है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, करिकुलम जिसको हम पाठ्यचर्या कहते हैं। पाठ्यचर्या के ये भाग हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे लिखा है कि उपरोक्त तीनों ध्रुवों के मध्य संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका। उसके बाद है तीन पक्षों के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य शिक्षण अपने शिक्षण के माध्यम से करता है। शिक्षक, सॉरी, तीन पक्षों के मध्य जो संबंध है स्थापित करने का कार्य जो टीचर है वो अपने टीचिंग के माध्यम से ही करता है। और शिक्षण में इन तीनों पक्षों का होना आवश्यक क्या है? अति आवश्यक, आप कह लीजिए, ये अति आवश्यक चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें इसको बहुत ही डिटेलिंग से पढ़ना है क्योंकि बिल्कुल ये बेसिक है, शिक्षण का सामान्य अर्थ क्या है? तो सामान्य अर्थ हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जो कि शिक्षा से संबंधित है, सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। यहाँ पे आप देख लीजिए, ज्ञान प्राप्त करना या तथ्यों का बोध कराना ही शिक्षण का सामान्य अर्थ है। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी आ सकते हैं, तो शिक्षण का सामान्य अर्थ क्या है, तो ज्ञान प्राप्त करना या तथ्यों का बोध कराना, ये शिक्षण है। विद्यालय में छात्र अकेले ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, बल्कि शिक्षक अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने के लिए कक्षा में विभिन्न क्रियाकलापों, शिक्षण अधिगम सामग्री जिसको टीचिंग लर्निंग आप कह सकते हैं, एड टीचिंग एड कहते हैं, शिक्षण विधाओं जैसे खेल, वार्तालाप, प्रश्न, वर्णन, कहानी, कविता, टीएलएम पाठ्यपुस्तकों का सहारा लेता है। और उन्हीं पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से शिक्षक पढ़ाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद दो चीजें आती हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम शिक्षक
के अर्थ की बात करें, अभी हमने सामान्य अर्थ है उसको देखा। इस पॉइंट को हाईलाइट कर दे रहा हूं, अभी हमने सामान्य अर्थ को देखा। अब हम जब हम इसके चैप्टर में आते हैं या आप इसको और डिटेल से जब हम पढ़ते हैं, तो हमें दो तरीके के अर्थ पे अध्ययन करना होता है। पहला होता है आपका व्यापक अर्थ, कि टीचिंग का जो शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या है और संकुचित अर्थ क्या है। व्यापक मतलब एक पूरा कह सकते हैं, जैसे ज्ञान की प्राप्ति, मतलब ऐसे शब्द जब हम यूज करते हैं, या मानव को मानव बनाने की प्रक्रिया, जैसे महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा एक मानव को मानव बनाने की प्रक्रिया है। बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा है, ठीक है। जैसे अच्छे स्वस्थ मन में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास ही शिक्षा है, जैसा अरस्तु ने कहा है। ये डेफिनेशन हमें आगे पढ़नी है, बट मैं बता रहा हूँ ये ब्रॉडर मीनिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आपको मीनिंग अर्थ की बात की जाएगी, तो वहां पे दो अर्थ आएंगे, एक व्यापक अर्थ आएगा, एक संकुचित आएगा। व्यापक अर्थ क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, व्यापक अर्थ में शिक्षण जो है मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसको यहाँ पे शिक्षा शब्द को रखकर हम देखेंगे। शिक्षण को यह कह सकते हैं कि व्यापक अर्थ में शिक्षण चलता रहता है। जैसे हम स्कूल नहीं भी जाते हैं तो बहुत सारी चीजें अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, तो वो भी शिक्षण है, हालांकि वो शिक्षा का पार्ट है। इसमें देख सकते हैं इसके अंतर्गत जो व्यापक शिक्षण है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। व्यक्ति, वस्तु, वातावरण, साधन, माध्यम और घटनाओं व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सिखाती हैं। परिवार, विद्यालय, समाज, वातावरण, उद्योग, सिनेमा, राजनीति, ये सारा चीज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को कुछ न कुछ शिक्षण प्रदान करते हैं। इस प्रकार में शिक्षण में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधनों से व्यक्ति जीवन भर सीखता है। आपको बता दें, जब हमें शिक्षा कई स्रोतों से मिलती है, कई स्रोतों का मतलब समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है किसी व्यक्ति से मिल गए, किसी वस्तु से, कहीं किसी वातावरण से। आप कहेंगे वातावरण से शिक्षा कैसे मिली। जैसे हम जा रहे हैं बिना बारिश का मौसम है और हमारे पास छाता नहीं है, और अचानक बारिश होने लगी, तो वातावरण ने हमें ये सीख दी, हमें मौसम ने ये सीख दी कि आप कहीं भी जा रहे हो तो आगे की सोच के चले, बरसात है तो हाथ में छाता लेकर चले। तो ये वातावरण की सीख है। तो ये क्या है, एक व्यापक अर्थ है कि शिक्षा क्या है और यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया कैसे चल रही है, ठीक है। तो ये आपने देखा, लेकिन आपके एग्जाम में ज्यादा जो फोकस्ड होता है वो होता है संकुचित मीनिंग पर। आपके सिलेबस में भी पूरा बीटीसी, डीएलएड कोर्स ही सबसे ज्यादा फोकस जो होता है वो होता है संकुचित अर्थ पर। इसका मतलब क्या है, देख लीजिए, संकुचित अर्थ में बालक को ज्ञान, सूचना, जानकारी को परामर्श देना ही शिक्षण है। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि संकुचित अर्थ में शिक्षण क्या है, तब आप इस डेफिनेशन को एज इट इज आप वहां पे छाप सकते हैं कि संकुचित अर्थ में बालक को ज्ञान, नॉलेज, सूचना, इंफॉर्मेशन, उसको आप जानकारी भी आप कह सकते हैं, उसको परामर्श, उसको एडवाइस देना, ये क्या है, ये शिक्षण है। ये शिक्षण पूर्व नियोजित और नियंत्रित होता है। एक चीज और आप ध्यान देंगे, अगर इन दोनों में अंतर की बात की जाए, आप कहेंगे सर इन दोनों में अंतर क्या है, तो ये पूर्व नियोजित नहीं होती है। पूर्व नियोजित का मतलब पहले से प्लान्ड नहीं होता है। जो हमें व्यापक अर्थ में शिक्षा मिलती है या जो अनुभव होते रहते हैं, वो प्लान्ड नहीं होते हैं। लेकिन जब हम संकुचित अर्थ की बात करेंगे, क्योंकि ये किसी निश्चित स्थान, निश्चित वातावरण में होती है, इसलिए ये पहले से डिसाइडेड होती है। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी, बीएड कर रहे हैं, तो ये पहले से डिसाइडेड है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने पेपर हैं आपके, कितने कितने मार्क्स के हैं, ये सारी चीजें पहले से डिसाइडेड है। लेकिन घर पे जब हम कोई चीजें सीखते हैं, या हमारे कोई सीनियर हमें या गार्जियन हमें सिखाते हैं, डांटते हैं, तो वो पूर्व नियोजित नहीं होता है यूजुअली कि नहीं वो आएगा तो डांटेंगे। वो एक क्रिया होती है, वो तुरंत होती है, कोई प्लान नहीं होता है। यहाँ देखिए, बालक को कुछ निश्चित वर्षों तक ही दिया जाता है। जो संकुचित अर्थ में शिक्षण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो व्यापक अर्थ में है वो तो हमेशा चलता रहता है, जिसको हम शिक्षा कहते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। लेकिन जो शिक्षण होता है ये कुछ निश्चित वर्षों तक ही चलता है। जैसे अगर आप एलकेजी से पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा बीए के बाद आप बीएड कर लेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे एमए कर लेंगे, और इससे ज्यादा करेंगे पीएचडी कर लेंगे, पीएचडी के बाद ज्यादा डीलिट कर लेंगे। इतना ही पढ़ेंगे और लगभग 30 साल आपकी एज होगी, और 20 साल आप कंटिन्यूअसली 25 साल पढ़े होंगे। तो एक निश्चित एज है आपकी। तो जो संकुचित अर्थ है वो ये कहता है कि
जो बालक है या छात्र कह लीजिए कुछ निश्चित वर्षों तक ही दिया जाता है। हालांकि जब हम टीचिंग की बात करेंगे तो ये क्लास 12 तक ज़्यादा फोकस्ड होती है, उसके बाद उसको टीचिंग से थोड़ा सा अलग हट के रखा जाता है, जो ग्रेजुएशन की चीज़ें जैसे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद इसमें केवल औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है, विद्यालय कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को प्रदान किए जाने वाला शिक्षण। देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि संकुचित अर्थ में शिक्षण क्या है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि विद्यालय वो कक्षा कक्ष में, मतलब यहाँ पे क्लासरूम, जो आपका क्लासरूम है, क्लासरूम में शिक्षार्थियों को प्रदान किए जाने वाले शिक्षण को ही हम संकुचित अर्थ में, मतलब वही शिक्षण है जो संकुचित अर्थ में क्लासरूम में दिया जाता है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे व्यक्ति वस्तु वातावरण था, यहाँ पे समाज, उद्योग, सिनेमा, राजनीति, अगर हम कोई मूवी से कोई चीज सीख रहे हैं तो वो व्यापक अर्थ का शिक्षण हो रहा है, व्यापक स्तर पे शिक्षण हो रहा है। लेकिन जब हम संकुचित अर्थ में बात करेंगे तो यहाँ पे एक निश्चित क्लासरूम में होगा। ये ध्यान दीजिएगा। एक और डेफिनेशन आप समझ सकते हैं, निश्चित उद्देश्यों को लेकर निश्चित समय में, ये निश्चित वर्ड क्यों है, क्योंकि जब हम संकुचित की बात करेंगे, हमने पहले कहा कि पहले से ये पूर्व नियोजित होगी, तो निश्चित उद्देश्य भी होंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हमारा उद्देश्य है कि हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है, उद्देश्य भी होंगे, निश्चित समय भी होगा, एक निश्चित समय पे क्लास चलेगी। जैसे आप स्कूलिंग किए हैं तो 10 से 4 स्कूल चलते रहे होंगे, 9 से 3 चलते रहे होंगे, 8 से 2, मतलब जो भी टाइमिंग रहा होगा, एक निश्चित टाइम होता था। फिर निश्चित स्थान होता था। आप अगर ट्यूशन पढ़ने जाते थे या कोचिंग करने जाते थे, स्कूल जाते थे, यूनिवर्सिटी जाते थे, तो एक निश्चित टाइम और निश्चित स्थान पे जाते थे, और निश्चित वो वह अनुभवी व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाली प्रक्रिया ही शिक्षण है। यहाँ पे एक और चीज है, जब हम संकुचित अर्थ की बात करेंगे तो संकुचित अर्थ में जो शिक्षा, जो हमें शिक्षण दे रहा है, मतलब हमें पढ़ा रहा है, वो एक अनुभवी व्यक्ति है। अगर यही हम जब व्यापक अर्थ में बात कर रहे थे तो यहाँ पे अनुभवी का कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा विशेषता नहीं होगी कि वो अनुभवी बता रहा है। अब सिनेमा देख रहे हैं तो सिनेमा में हमें ऐसी कोई चीजें दिख गई, कोई वस्तु हमें ऐसी दिख गई कि या हमें कोई ठोकर ही लगी, हम उठे देखे कि नीचे देख कर चलना चाहिए, तो यहाँ पे कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं दे रहा है। लेकिन जब हम संकुचित की बात करेंगे तो वहाँ अनुभवी व्यक्ति द्वारा ही दी जाती है क्या, संकुचित शिक्षा, जिसमें नैरो मीनिंग ऑफ टीचिंग में शिक्षण। अब अगर आप ओवरऑल की बात करें एक बार और आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट डे है, थोड़ा सा ड्यूरेशन ज्यादा हो जाती है तो आप लोग बोर हो जाते हैं। अगली क्लास में हम लोग परिभाषाओं को भी पढ़ेंगे। यहाँ एक चीज और बता दें, जब हम इन दोनों को एक साथ रख कर देखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके स्कूल कॉलेज से बाहर की जो शिक्षा है वो व्यापक अर्थ का शिक्षण है या शिक्षण का व्यापक रूप है, और जो आपके क्लासरूम, जो आपके कोचिंग, जो आपके ट्यूशन के बीच जो अंतर्गत शिक्षा चलती है, वो उसके नैरो मीनिंग है, उसका उद्देश्य भी निश्चित होता है। लेकिन जो व्यापक अर्थ में होता है, इसका उद्देश्य आप कह सकते हैं कि पूरा आपके जीवन को सफल बनाना, जैसे शब्दों का प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग करके हम समझते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने व्यापक अर्थ को देखा, सामान्य अर्थ को देखा, हमने इसके ये भी देखा कि ये कितने ध्रुवों के बीच है, तो इसको ट्राइपोलर कहते हैं इंग्लिश में, आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं, ट्राइपोलर कहते हैं। और इसमें क्वाड्रिपोलर भी आ गया है, क्वाड्रिपोलर, उसका मीन मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। इसमें हम लोगों ने देखा कि शिक्षण के अर्थ क्या है, शिक्षा जो शब्द है वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। थोड़ी सी ड्यूरेशन लंबी हो सकती है, लेकिन मैंने कोशिश की है आपको जो भी डिटेल में चीजें बता सकते हैं वो बताने की। इसका पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उसमें एज यूजुअल आप सभी लोग जानते हैं, उसमें मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे की क्लासेस भी एज इट इज आप लोगों को टाइम पे ही मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।